सर रोनित। रोनित, ओके। एक मिनट रुकना बेटा, क्योंकि ना कुछ बच्चे ना विदाउट नेम जुड़ रहे हैं, तो उनको मैंने रोका हुआ है। एक सेकंड। रोनित, एनीवन अदर रोनित के अलावा? ठीक है, अनुभव मिल गया बेटा रिकॉर्डिंग परमिशन? यस सर। ठीक है, ओके। रोनित, ओके? यस। ओके बेटा, चलिए। तो देखिए, लास्ट क्लास में जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने कुछ डेफिनेशंस पर चर्चा हो रही थी। आपको याद हो तो हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले देखा था। ये कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी, आपको याद हो। पहली थी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है वो यही है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच आर से, राइट? विजिबल है सबको? यस एवरीवन? यस सर। ओके, चलिए। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच आर से, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से, मोलर एंथैल्पी में से, अगर आप रिएक्टेंट की मोलर एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और कहा था कि अगर इस डेफिनेशन के ऊपर ये साइन लग जाए तो अब ये क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ भाई? स्टैंडर्ड का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि ये जो एंथैल्पी निकाली थी रिएक्शन की, जो आपने मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करके निकाली थी, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाली थी, 298 केल्विन और 1 एटीएम या 1 बार का प्रेशर, राइट? उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ एंथैल्पी ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, याद हो आप सबको? क्योंकि ये डेफिनेशंस को है ना एक तरह से माइंड में फीड कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार टीचर्स कह देते हैं इसको रट्टा मार लो बेटा, तो रट्टा मारने से नहीं चलेगी ये डेफिनेशन, एक तरह से समझनी पड़ेगी कि हाँ भी क्या क्या है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज सॉलिड से गैस में जाता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन, राइट? तो जब एक मोल किसी सॉलिड का एक मोल गैस में कन्वर्ट होगा और उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड होती तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ऐसे ही हमने वेपराइजेशन देखा कि जब एक मोल कोई वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो जिसको हम वेपराइजेशन कह देंगे। इसी तरह हमने तीसरी चीज क्या देखी? आपका फ्यूजन। तो ये तीन डेफिनेशन हम कवर कर चुके थे। अगर आप देखिए, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुकना बेटा, मैं सामने ही आपके शेयर कर देता हूं ताकि आप कनेक्ट हो जाए कि हाँ भी कहां से हैं और आप सबको विजिबल हो जाएगी। चलिए बेटा, एक मिनट और रुकेंगे क्योंकि कुछ बच्चे एंटर करना चाह रहे हैं। चलिए, विजिबल है बेटा एनसीईआरटी? राइट, चलिए। तो मैं यहीं से कोरिलेट कर रहा हूं ताकि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाए ये चीज देख के कि हाँ भी क्या क्या है। ठीक है, लेट्स सी, 1 सेकेंड बस। ओके, तो देखिए आप सबको यहां पर दिख रहा होगा, 1 सेकेंड। यहां से शुरुआत हुई थी हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एचआर से। ठीक है, तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्लियर है कि अगर आप प्रोडक्ट की मोलर एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की मोलर एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगला आ गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। उसके बाद आया हमारा एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? अगर आपको याद हो कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो जैसे भी मैंने बात करी कि भाई एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, राइट? एंथैल्पी ऑफ आपकी, एक सेकेंड, हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सबको क्लियर है। देखिए एक सिंपल सा फंडा याद रखिए कि जब एक मोल किसी सॉलिड का एक मोल गैस में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। ठीक है, एक मोल लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान जो एनर्जी चेंज होगी वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। और सॉलिड टू लिक्विड होगा तो वो फ्यूजन हो जाएगी, राइट? यहां तक आपको क्लियर होगा होपफुली। अब इसके बाद यहां से कहानी बनती है आज की कहानी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो लेट्स सी क्या होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये जो एंथैल्पी है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से कैसे अलग है? क्योंकि यहां पर काफी बच्चे अटक जाते हैं कि सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है
और ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से अलग कैसे है? सो लेट्स सी, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको वाटर बनाना है, तो वाटर कैसे बनता है? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। तो ये बताइए कि जब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन O2 से कंबाइन हुआ और वाटर बना, ये बताओ वाटर कितना बना? सर 1 मोल। 1 मोल। तो याद रखना एक बड़ी काम की बात कि जब भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, देखिए एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच, एफ का मतलब फॉर्मेशन, और अगर मैं स्टैंडर्ड कह दूंगा तो यहां पर क्या लग जाएगा सिंबल, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मान लीजिए अगर मैं आप जानना चाहता हूं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सुना ध्यान से, क्या है कि जब भी किसी भी रिएक्शन में आप 1 मोल प्रोडक्ट बनाओ किसी भी रिएक्टेंट से, और उस दौरान जो जितनी भी एनर्जी चेंज होगी, जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी, उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। यानी व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो आप बताओगे द एंथैल्पी या द एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट रिएक्टेंट्स, such type of enthalpy is called enthalpy of formation। आप बोलेंगे सर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी तो ऐसी थी, दोनों में फर्क क्या है? कि भाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में अलग क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि वो एनर्जी या वो एंथैल्पी चेंज होना किसी रिएक्शन में जहां पर आपका 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, उसको हमने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? देखो मान लीजिए मेरे पास है H2 प्लस में Br2 गिव्स 2HBr। तो आप ये बताओ इस रिएक्शन में क्या बना? ध्यान से देखिए क्या बना इस रिएक्शन में, 2 मोल HBr। क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकती है? नो तो याद सर। रखना बिल्कुल नहीं। क्यों भी? क्यों नहीं हो सकती एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो एक बात सारे बच्चे माइंड में रखेंगे कि भाई फॉर्मेशन में हमेशा 1 मोल बनेगा प्रोडक्ट का, राइट, और रिएक्शन में क्या होगा? एक से ज्यादा हो सकते हैं, 2 मोल 3 मोल कितने भी। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, पहली बात तो याद रखना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है, यानी इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि H2 प्लस Br2 2HBr बन रहा है, तो यहां पर 2 मोल HBr बन रहे हैं बेटा, तो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी बेटा, वो होती है -72.4 किलो जूल पर मोल, राइट। अगर मैं इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहूंगा तो मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकाल सकता हूं बेटा इसकी? तो देखिए फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, हाफ H2 प्लस हाफ Br2 गिव्स HBr। मतलब अब देखो HBr कितने मोल बना? 1। राइट। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखो ध्यान से, तो मैंने इस पहले वाली रिएक्शन को, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया? हाफ से डिवाइड कर दिया। देखो 2 से डिवाइड कर दिया एक तरह से, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही मैंने बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखो हाफ हाफ, तो ये 2 का हाफ हो गया तो 1 हो गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी? ये भी हाफ हो जाएगी, राइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इस रिएक्शन को देखो H2 प्लस Br2 को, तो मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन को देखिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ऐसा कह सकता हूं कि भाई जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इस रिएक्शन की HBr की, वो एक तरह से डबल थी किसकी? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। एक तरह से सॉरी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डबल थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, क्योंकि अगर आप इसको 2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोबारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। यस और नो? भाई 36.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा 72.4 आ जाएगा। यानी मेन कंक्लूजन क्या निकला? तो सुनना ध्यान से, मेन कंक्लूजन ये निकला कि भाई व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक से ज्यादा मोल हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? एक ही मोल बने, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि आपके सामने देखिए बहुत सारी मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं, इन रिएक्शंस को देखिए और समझिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो वाटर वाली रिएक्शन दिख रही है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। यस एवरीवन? यस सर। तो अब देखो इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कितनी है? -285.8 किलो जूल पर मोल है। बात बिल्कुल ठीक है जी। पर ये बताओ वाटर बना कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल बना, राइट। अच्छा जी, अगली रिएक्शन देखो, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गिव्स CH4। तो यहां मीथेन बना है, पर मीथेन बना कितना मोल? 1 मोल। 1 मोल,
राइट। अच्छा जी, आगे देखें, आगे देखना ध्यान से, 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस में हाफ O2, उससे बन गया इथानॉल C2H5OH। तो बना कितना इथानॉल? 1 मोल, Yes, sir. राइट। तो यहां पर भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। अच्छा जी, CaO प्लस CO2 गैस CaCO3 बन रहा है, उसने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दी। या H2 प्लस Br2 वाली देखो जो भी मैंने बताई, H2 प्लस Br2 2HBr बनता है, तो इसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि 2 मोल बन रहा है। पर अगर आपको 1 मोल बनाना पड़ेगा तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो उसकी आधी हो जाएगी। यस और नो? राइट। अच्छा जी, ये बात भी ठीक है। अब हम एक इसकी सरकारी डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो क्या कहता है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, भाई स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन आर आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी एक तरह से उसने डरावनी डेफिनेशन दे दी हमारे लिए सिंपल डेफिनेशन क्या बेटा, देखिए, जब भी किसी भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल स्टेट से कंबाइन होकर वो 1 मोल ही प्रोडक्ट बना पाए, 1 मोल की बात करेंगे, तो इस पूरी प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद रहेगा कि भाई जब भी कोई एलिमेंट, जैसे H2 है, तो आप ये बताइए हाइड्रोजन गैस स्टेबल है या नहीं? राइट। H2 गैस तो स्टेबल है, O2 भी स्टेबल है। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट अपनी स्टेबल स्टेट में अगर वो जुड़ रहे हैं और उनसे बनने वाला प्रोडक्ट केवल 1 ही मोल है, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और अगर बनने वाला प्रोडक्ट 1 से ज्यादा मोल है, तो दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बात समझ आ रही है सबको कि दोनों में फर्क क्या है? यस एवरीवन? यस सर। ओके ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। एक बात और समझना ध्यान से कि भाई हमने यहां पर एक बात कही कि भाई जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में बात करूं, देखो ध्यान से इस चीज को समझना। यहां पर आपको विजिबल होगा एक चीज, आपको एक ध्यान से देखिए, ये लिखा होगा, देखो O2 गैस, कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर, रोम्बिक, दिख रहा आपको? यस सर। O2 गैस, कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर, रोम्बिक। अगर कोई एलिमेंट, याद रखना ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टेबल स्टेट में है, यानी उससे ज्यादा स्टेबल स्टेट उसकी कुछ नहीं हो सकती, तो याद रखना उस एलिमेंट की एंथैल्पी हमेशा क्या होती है? जीरो मानी जाती है, जीरो रिगार्ड होती है। जैसे कि अगर आप इस टेबल को देखो ध्यान से, तो ये ब्रोमीन लिक्विड है, इसकी एंथैल्पी कितनी है? जीरो। कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट इज अ मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर हम बात करें तो कार्बन ग्रेफाइट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब देखो आपको पता है कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट, बक, मिंस्टर, फुलरिन। पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल उसके लिए होता है ग्रेफाइट, जिसमें वो ज्यादा पाया जाता है, तो उसके लिए एंथैल्पी क्या हो जाएगी? जीरो। तो कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, एक सेकंड रुकना बेटा, आई थिंक कोई बच्चा है ना किसी की दूसरे की आईडी से फेक्स जुड़ रहा है। मोनिका बेटा अभी ग्रुप में है इसमें, मोनिका, चलिए, क्योंकि एक मोर देन वन नेम से भी कई बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये 11th क्लास में हो रही है, 12th में नहीं हो रही। तो अगर हम बात करें तो याद रखें कोई भी एलिमेंट अगर अपनी स्टेबल स्टेट में है, तो स्टेबल स्टेट में उसकी एंथैल्पी कितनी मानी जाएगी? कितनी रिगार्ड करते हैं हम? जीरो। एक्सरसाइज में जाएंगे, क्वेश्चन मिलेगा, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, कि भाई कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल स्टेट में है तो उसकी एंथैल्पी कितनी होती है? तो याद रखना उसकी एंथैल्पी कितनी होती है? जीरो होती है। पहली बात तो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पर पूरी लोगों की नजर रहती है, एक तरह से हर टीचर की नजर रहती है। इसका नाम है हेज लॉ, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसका नाम होता है सही मायने में हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। चलिए, क्या है हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन? यू नो व्हाट इज समेशन? आपको समेशन के बारे में पता है? व्हाट इज समेशन? मैथ्स में अक्सर सुनते हैं। समेशन का मतलब होता है बेटा सम। विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए हेज लॉ को समझते हैं। हेज लॉ क्या था भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ। अगर मैं बात करूं, हेज लॉ एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सही मायने में थर्मोडायनेमिक्स को लगाया। और तो ऐसे ही थे जो रटा मार के चल रहे थे, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्यों? आप ये बताइए, एंथैल्पी,
एंथैल्पी कैसा फंक्शन है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? आपको याद हो हमने एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बात करी थी, तो आपको एक्सटेंसिव, राइट। तो हेजलो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने माना कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, माना भी और प्रूव भी किया। यानी हेजलो बताता है कि एंथैल्पी जो है वो एक एक्सटेंसिव फंक्शन है। कैसे, चलिए बात करते हैं। तो ये बताइए एक्सटेंसिव फंक्शन होते कौन है? भाई मैंने आपको बताया था एक्सटेंसिव फंक्शन वो होते हैं जो एक तरह से मास पे डिपेंड करें, राइट। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि एक स्टेट फंक्शन की भी बात करी थी, और आपने सुना होगा एंथैल्पी एक्सटेंसिव भी है और साथ ही साथ क्या है, स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन कौन होते हैं भाई? स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पे डिपेंड ना करें। यस और नो? भाई ये हमने बात करी थी कि भाई जो एंथैल्पी है बेटा वो एक स्टेट फंक्शन है, यानी वो एक्सटेंसिव तो है ही और वो एक स्टेट फंक्शन है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो स्टेट फंक्शन है। मतलब क्या पाथ पे डिपेंड नहीं करता? तो सुनना ध्यान से। हेजलो ने कहा, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है उसमें आर, उससे बनता है प्रोडक्ट पी। ठीक है, एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट आर है, उससे बनता है प्रोडक्ट पी, और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो डेल्टा एच आर है। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? डेल्टा एच आर। तो ये बताइए जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो वो कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? तो वो तो सिंगल स्टेप में होगी, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन, राइट। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि ये जो रिएक्शन है अगर ऐसे होती, आर से बनता पहले ए से बनता बी, बी से बनता सी और फिर सी से बनता पी, तो पहुंचा तो वही। क्योंकि अगर आपको याद हो स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज सोचने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट हेजलो ही था जिसने प्रूव किया कि एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव भी और स्टेट फंक्शन भी है, पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या, हेजलो ने कहा अगर कोई दुनिया की कोई भी रिएक्शन चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे वो एक से ज्यादा स्टेप में हो पर पहुंचे वहीं जहां पर प्रोडक्ट बनना है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम रहती है। मतलब क्या कि भाई यहां मान लो आर से ए बनने के लिए मान लो डेल्टा एच वन है, ए से बी बनने के लिए डेल्टा एच टू, बी से सी बनने के लिए डेल्टा एच थ्री, सी से पी बनने के लिए डेल्टा एच फोर। तो हेजलो ने कहा कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, आप रिएक्शन चाहे एक स्टेप में कर दो या एक से ज्यादा स्टेप में कर दो, अगर रिएक्शन वहीं पहुंच रही है तो एंथैल्पी भी सेम की सेम रहेगी। मतलब डेल्टा एच आर किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री और इस केस में डेल्टा H4। तो इस सम के क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब एक तरह से वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। आप खुद सोचो कि हमने कहा एक रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन तो डायरेक्ट होगी। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो भी है मान लो 1000 जूल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 जूल है। हमने कहा ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई, आर से पी बना, 1000 जूल की एनर्जी हमारी डेल्टा एच आर है। हमने कहा ये रिएक्शन एक और तरीके से हो सकती है। कैसे? पहले आर से बने ए से बने बी, बी से बने सी और सी से पी आ जाए, बने वही आ जाए। तो मान लो यहां पर एंथैल्पी कितनी थी? मान लो 200 जूल, ये मान लो 200, ये मान लो 200 और ये कितनी हो जाएगी आपकी? 400। तो देखो 200 200 200 और 400 कितनी होगी? 1000। जार और यहाँ पे कितनी है? 1000 ही है। तो ये कहा हेजलो ने, क्या चीज? कि हेजलो मानता है, सबसे पहले तो याद रखने हैं कि हेजलो ने क्या कहा कि आप रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कंप्लीट कर दो या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट करो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम की सेम रहेगी, चाहे आप उसको एक स्टेप में कर दीजिए या एक से ज्यादा स्टेप में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी। मतलब ये बात तो ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सेम रहेगी। और इसके साथ साथ क्या पता लगा कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि किस पे डिपेंड करी? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना चाहिए, सीधी सी बात है। तो चाहे वो एक स्टेप में बन रहा है चाहे वो हजारों स्टेप में बन रहा है, पर बन वही रहा है ना, तो फाइनल और इनिशियल स्टेप पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी पाथ पे डिपेंड रिएक्शन नहीं कर रही कि रिएक्शन 10 स्टेप में हो, 12 स्टेप में हो, कितने भी स्टेप में हो, पर कुल मिला के एंथैल्पी वही की वही तो आ रही है, चेंज थोड़ी हो रही है। तो इसका मतलब एंथैल्पी जो है वो कैसी फंक्शन है? एक स्टेट फंक्शन है। ये तो बात उसकी राज की बात है हेजलो की। पर अगर हम वैसे करें तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? सुनना ध्यान से। पेपर में एक क्वेश्चन आएगा स्टेट हेजलो, पहले तो स्टेट कराएगा कि भाई हेजलो कहते किसे है, तो आप बताओगे अकॉर्डिंग टू हेजलो, ठीक है, इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन अ वन स्टेप
ओवर सेवरल स्टेप्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम, और ब्रैकेट में लिख देना दिस प्रूव एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है। यस और नो? Yes, sir. गेटिंग अ पॉइंट? चलिए अब मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भी ये हेजलो भाई साहब सही भी कह रहे थे गलत कह रहे थे। चलिए देखिए कैसे। तो हेजलो आप सबको समझ आना चाहिए कि हेजलो भाई साहब कहते हैं कि रिएक्शन चाहे बेटा एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी क्या रहेगी? सेम की सेम रहेगी। कैसे? चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा। मान लीजिए रिएक्शन न्यूमेरिकल आया, कार्बन ग्रेफाइट, मान लो कार्बन हमारे पास, आपको पता है एलोट्रोप होता है, एक कार्बन ग्रेफाइट ले रहे हैं हम, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO गैस। मतलब कार्बन ग्रेफाइट से हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट किया और क्या बन गया बेटा? CO गैस बन गया। आपको इस रिएक्शन की क्या निकालनी है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, डेल्टा HR निकालनी है। और आपको बदले में दो रिएक्शन गिवन दे दी, यानी कार्बन ग्रेफाइट प्लस में O2 गिव्स CO2, यानी एक रिएक्शन तो क्या दी? कार्बन ग्रेफाइट प्लस में O2 गिव्स CO2, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है आपको -393.5 किलो जूल पर मोल। अभी समझ आ जाएगा जब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और एक रिएक्शन और दे दी, CO गैस प्लस में O2 गैस, बैलेंस करने के लिए हाफ कर देता हूं, गिव्स CO2 गैस। और इस रिएक्शन की भी आपको एंथैल्पी की वैल्यू दे दी। इस रिएक्शन की बेटा जो एंथैल्पी की वैल्यू आपको दे रखी है वो है -283.0 किलो जूल पर मोल। मतलब क्या? एक सिंपल सा मैथ लगने वाला है और इस मैथ को ध्यान से समझेंगे क्या चीज है। चलिए तो देखते हैं कि क्या चीज है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि भाई हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, कार्बन ग्रेफाइट हाफ O2 गिव्स CO गैस, ठीक है। इस रिएक्शन की हमें क्या निकालनी है? एंथैल्पी निकालनी है। और हमें बदले में दो रिएक्शन गिवन दे दी, मतलब वो कह रहा है कि आप हेजलो लगाओ, क्योंकि हेजलो भाई साहब कहते हैं रिएक्शन या तो एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो जाए। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट वही आ रहा है तो एंथैल्पी भी क्या रहेगी? सेम की सेम रहेगी। मतलब सिंपल सी बात यह है, मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, जो करना है करो, और लास्ट में कुल मिला के वहीं पहुंच जाओ तो आपकी एंथैल्पी अपने आप आ जाएगी। क्या मतलब? तो सुनना ध्यान से। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ कर दूं और मल्टीप्लाई करके मैं इन दोनों इक्वेशन की मदद से वही पहली वाली इक्वेशन बना लूंगा तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी सेम आ जाएगी। अब बात है पहली वाली बनेगी कैसे, तो चलिए देखें। ये बताइए हमें चाहिए क्या? कार्बन ग्रेफाइट, यही चाहिए। ये बताओ फर्स्ट और सेकंड में कहां पर लिखा हुआ कार्बन ग्रेफाइट? Equation में. लिखा हुआ है, राइट। अच्छा जी, और क्या चाहिए आगे? हाफ O2। हाफ O2 कैसे आएगा? मेरे माइंड में एक आइडिया आया, आप बताना हाँ या ना। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दूं, भाई फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दूं, ये आइडिया अपने आप आ जाएंगे आपको धीरे धीरे। तो जैसे ही आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो तो CO2 से CO2 कैंसिल, Yeah. यस Yes, और नो? sir. राइट। और अगर आप जोड़ो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, देखो क्या क्या आएगा? कार्बन ग्रेफाइट, ये रहा, राइट, प्लस में ये है एक O2, इसमें से आप माइनस कर रहे हो हाफ O2, तो एक में से आधा गया तो कितना बचा भाई? Half ही हाफ बचा O2। है. हाफ बचा। देखो 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो ये हाफ O2 बचा। अच्छा जी, और यहां क्या बचा? -CO, Yes, राइट। sir. भाई देखो कार्बन ग्रेफाइट ये रहा ऐसे कैसा, हाफ एक O2 में से आधा O2 गया, आधा O2, और ये CO कैसे का होगा? -CO गिव्स, इस साइड क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा रिएक्शन में, तो -CO को उस साइड ले जाऊं तो कैसा हो जाएगा? प्लस का Positive. CO, यस और नो? Yes, sir. राइट, ये -CO था, ये उस साइड गया प्लस का CO। अब देखो वही तो रिएक्शन आ गई जो हमें चाहिए थी, कार्बन ग्रेफाइट हाफ O2 और CO, यही तो आ गई। अब आपने किया क्या? आपने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस किया और आप उसी रिएक्शन पे पहुंच गए जहां पर हमें जाना चाहिए था। मतलब वो रिएक्शन चाहे वो एक स्टेप में हुई हो या एक से ज्यादा स्टेप में हुई, यानी आपने फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दिया या जो भी कर दिया, पर कुल मिला के पहुंच तो वही गए ना, तो एंथैल्पी भी क्या रहेगी? सेम की सेम। यानी अब आपकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी कैसे होगी? आपकी फर्स्ट इक्वेशन की एंथैल्पी कितनी थी? -393.5। आपने फर्स्ट में से सेकंड को क्या किया है? माइनस, तो एंथैल्पी को भी माइनस करना पड़ेगा। तो -393.5 में से ये माइनस कर दी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? Plus.
प्लस तो 283.0। तो अगर आप इसको सोल्व करो तो 0.5 बेटा ऐसे कैसा, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो कितनी वैल्यू आ गई 110.5 किलो जूल पर मोल। यस और नो? यस सर। राइट। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें पता लगा कि अगर आप हेज लॉ को लगाइए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये मत सोचना कि केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हेज लॉ पेपर में आना ही आना है। तो हेज लॉ कहता है कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी हमेशा सेम रहती है, एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। तो इस रिएक्शन क्वेश्चन समझ आया कि भाई इसमें पहुंचना था, इन दोनों को यूज करना था। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सर एक देखेंगे चीज पूछूं? उतना। हाँ जी बोलिए। सर ये पिच लास्ट में CO2 तो 1 मोल आया ना सर, तो फिर ये नेगेटिव में तो सर फिर वो फॉर्मेशन वाली हो गई है तो। नहीं देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने ये कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, मैंने ये नहीं कहा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होती है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकती है भाई, मैंने शुरू में बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर डेल्टा एच आर नेगेटिव आ रहा है तो एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो एंडोथर्मिक। यस और नो? यस सर। तो ये दोनों हो सकती है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि एंथैल्पी ऑफ, मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, बस ये मैंने आपको बात करी है। राइट। चलिए इसी से जुड़े क्वेश्चन पे आते हैं। आप सबको विजिबल होगा प्रॉब्लम नंबर 6.8। यस एवरीवन? Yes, sir. 1 मिनट रुक जाओ सर, चलिए। उतारने दो। हाँ जी, तो प्रॉब्लम नंबर 6.8 में उतारने की जरूरत नहीं है बेटा, ये नोट्स में सब आपको आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको नोट्स आज ही देखता हूँ, आज या कल में आपको भेज दूंगा, सॉफ्ट कॉपी तो पहले भेज ही दूंगा। और जैसे हाँ जी बेटा, मार्क्स बताए थे बेटा अभी मैंने, जिसको मार्क्स नहीं मिले वो व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज कर देगा। ठीक है, मैं आपको अभी लिंक भेज दूंगा, और सॉरी ओपन कर दूंगा ग्रुप को, और फिर मैं रिजल्ट उसी पे भेज दूंगा जिसको नहीं मिले बेटा। ठीक है, चलिए तो आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.8 पे बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के आधे बच्चे वैसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 atm। ठीक है जी, तो आपको पता है बेंजीन क्या होता है? तो आप सबको शायद मालूम हो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। C6H6। कह रहा है कि बेंजीन का कंबशन हुआ, कंबशन मतलब बेंजीन को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, तो जैसे ही आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अगर आप देखिए 6CO2 प्लस में 6H2, क्योंकि देखिए अगर हम देखें 3H2, सॉरी अभी फिलहाल यहाँ 3H2 बन रहा है। अगर आप सबको पता हो कंबशन होता क्या है, किसी भी कार्बन के कंपाउंड को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो क्या बनता है बेटा? CO2 प्लस वाटर। तो ये था मेरे पास बेंजीन, तो मैंने लिखा C6H6 है प्लस में O2, उससे बनेगा CO2 प्लस में वाटर, तो ये तो बना दिया। अब बैलेंस भी करना भाई, बैलेंस भी तो करना आना चाहिए। तो कार्बन कितने हैं? 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हुए देखो, 6 2 जा 12 और 3 1 जा 3, तो ऑक्सीजन राइट साइड कितने हो गए बेटा? 15। और इस साइड 2, तो क्या करें, इसको ऐसे लिख सकता हूं 15/2। यस सर। अगर आप ध्यान से देखिए सारे बच्चे कि भाई देखो 6 कार्बन थे, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं मिलेगी पेपर में, 6 हाइड्रोजन थे तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन थे कितने आपके इस साइड? 6 दूनी 12 और 3 15, और इधर थे 2, तो 15/2 लिख जाए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 15 वही तो हो जाएंगे। तो कह रहा है कि बेंजीन का बेटा कंबशन हुआ, 1 मोल बेंजीन का। ठीक है जी, कंबशन हुआ, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कहता है? कंबशन हुआ तो CO2 और वाटर बना। क्या बना बेटा? CO2 और वाटर बना। और क्या हुआ? CO2 वाटर बना, आर प्रोड्यूस एंड के बाद ध्यान से इस लाइन को सोचना, 3267.0 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब समझते हैं? मान लीजिए हमने इसका कंबशन किया, स्टैंडर्ड क्यों लगाया? क्योंकि उसने कहा 298 केल्विन पे है, और सी का मतलब कंबशन कर दिया एक तरह से हमने अभी। तो कह रहा है कि इसका बेंजीन का कंबशन हुआ और 3267.0 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब क्या होता है? याद रखना, लिबरेटेड का मतलब तो रिलीज हुई, यानी साइन कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि साइन का भी मेन इंपॉर्टेंस है बेटा। राइट, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेंजीन की हमें दे दी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको क्वेश्चन विजिबल होगा, कह रहा है कि कैलकुलेट करे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन बनेगी कैसे भाई? 6 कार्बन
प्लस में 3H2 gives C6H6। भाई 6 कार्बन जब 3 H2 से कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? C6H6 कितने मोल बने? 1 मोल बन गया, यस और नो? राइट। तो आपको अब इसकी क्या निकालनी है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है जी, देखते हैं आगे कुछ और दे रखा है, नहीं दे रखा है। आगे कहता है कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाले अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। CO2 कैसे बनेगा भाई? C प्लस में O2 gives CO2। राइट। तो कह रहा है कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और वाटर कैसे बनेगा? H2 प्लस में हाफ O2 gives H2O। इन दोनों की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है आपको। चलिए देखते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। तो इन दोनों की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, कितनी कितनी भाई? CO2 वाले की तो है -393.5, यस और नो, किलो जूल पर मोल। और वाटर वाले की कितनी एंथैल्पी है? वाटर वाले की है आपकी -285.83 किलो जूल पर मोल। चलिए समझते हैं कि क्या कहानी होगी, कि यहाँ पर क्या पंगा पड़ा। लेट्स सी। तो देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। सबको विजिबल है पहले तो? यस सर। राइट। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का कंबशन हुआ और ये रिएक्शन हुई और इसमें इतनी हीट निकल गई। बहुत अच्छी बात है, निकल गई, निकलने दो। आगे कह रहा है कि भाई हमें ये बताओ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कैसे क्या होगा, यानी आपको डेल्टा HF निकालना है बेंजीन का। बेंजीन बनेगा कैसे? 6 कार्बन, 3H2, C6H6 और बाकी CO2 और H2 का फॉर्मेशन दे रखा है। यानी क्या मतलब, सुनना ध्यान से। आपको इस इक्वेशन नंबर, इसको मान लेता हूं 1, इसको छोड़ देता हूं, इसको मान लेता हूं CO2 वाले को 2 और इसको 3। यानी इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी करो, इनको प्लस माइनस तोड़ मोड़ कर कैसे भी करो और आप इस इक्वेशन पे आ जाओ तो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगी। बिकॉज हेजलो कहता है रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी क्या रहती है? सेम की सेम रहती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे बेटा। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको पहुंचना कहां पर है? हाँ जी बोलिए बेटा, बोलिए कनिका। मैं ऐसे कह रहा था सर, ये रिएक्शन हमें खुद ही बनानी पड़ेगी या फिर पहले से गिवन खुद होगी बनानी सारी? पड़ेगी बेटा, पेपर में आपको खुद बनानी पड़ेगी और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। राइट। बहुत कम होगा कि टीचर आपको रिएक्शन दे देगा, जनरली आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। यानी अब हमें क्या करना है बेटा? पहले तो आइडियोलॉजी देखे ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, एक बार बच्चे को समझ आ जाए ना कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए कैसे करेंगे। आपको पहुंचना कहां पर है? मैं इसको डब्बे में डाल देता हूं, यहां पहुंचना है। बस इसी पे आंख पे नजर रखे कि मुझे यहां पर पहुंचना है। यहां पहुंचना है तो सबसे पहले देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 6 कार्बन। लिखा नहीं लिखा? यस सर। यस एवरीवन। ठीक है, एक बार बेटा वैसे दोबारा ज्वाइन हो जाइए क्योंकि बीच में एंड हो जाएगा, क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। 1 मिनट एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाइए, बीच में अटक जाएगा क्वेश्चन।